डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इस फोर्थ क्लास में आज हम कार्बाइड्स के बारे में जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसी को आगे करते हुए उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइड्स डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उसी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइड्स में एक टाइप का हमारा कार्बाइड्स बचा था, वो है मेटेलिक और इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, उसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कार्बाइड्स कि कार्बाइड का प्रॉपर्टीज और यूजेस कहाँ है ये देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसमें अभी हमें क्या देखना है, इससे पहले हमारा प्रिपरेशन भी देखना है। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ कार्बाइड्स भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो वो भी हमने अभी नहीं पढ़ा है। ऑफ दी आपके सिलेबस के हिसाब से हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो मेटेलिक और इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइड्स में थर्ड टाइप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बाइड्स हम देखेंगे आज। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कार्बाइड देखेंगे और इंटरकलेशन कंपाउंड्स ऑफ ग्रेफाइट। आज की क्लास में हम ये 4 टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन में से। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइड्स। इसमें हमने 2 टाइप ऑफ कार्बाइड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक है हमारा आयनिक ऑब्लिक सॉल्ट टाइप। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा है कोवैलेंट कार्बाइड। और जो थर्ड टाइप आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेटालिक ऑब्लिक, इसको हम कह सकते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड। ठीक है, तो 2 टाइप हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि आयनिक टाइप ऑफ कार्बाइड क्या होता है, कोवैलेंट क्या होता है। आज जो इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, मेटालिक, या हम इसको इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या है? मेटालिक और इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स है। तो थर्ड टाइप जो हमारे पास कार्बाइड्स है वो है मेटालिक ऑब्लिक इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। ठीक है, मेटालिक और इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। ठीक है, तो ये जो कार्बाइड्स है वो कौन कौन सा एलिमेंट बनाता है? मोस्टली हमारा जो ट्रांसैक्शन एलिमेंट है, मोस्टली क्या है हमारा ट्रांसैक्शन एलिमेंट, या कुछ हमारा लैंथेनाइट और एक्टिनाइट इस टाइप के क्या बनाता है मोस्टली एलिमेंट्स और some lanthanides and actinide forms this type of कार्बाइड। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा जो आयनिक वाला जो टाइप ऑफ कार्बाइड्स है वो मोस्टली हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के एलिमेंट्स बना रहे थे। ठीक है, कोवैलेंट की जब हमने बात किया तो हमारा मेन जो बोरान कार्बाइड और सिलिकॉन कार्बाइड हमारा कोवैलेंट टाइप ऑफ कार्बाइड्स में आ रहे थे। और जो तीसरा मेटालिक और इंटरस्टिशियल, एक मेटालिक दूसरा नाम ही से पता चल रहा है इंटरस्टिशियल। ठीक है, तो क्या कर रहा है हमारा जो मोस्टली जो ट्रांसैक्शन मेटल्स है, ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स है और सम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड इस टाइप के हमारा क्या बनाता है, हमारा
इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बनाता है। यहां से ही पता चलता है कि इंटरस्टिशियल कार्बाइड मींस क्या है। यहाँ पे जो हमारा कार्बाइड्स का कार्बन है वो क्या करेंगे, जो हमारा लेटिस पॉइंट होगा मेटल का, जो हमारे डी ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स के जो लेटिस पॉइंट होगा, वहां जो इंटरस्टिशियल साइट्स होगा, जो खाली जगह होगा, वहां पे क्या हो जाएंगे, हमारा कार्बाइड आराम से वहां पे घुस जाएंगे। ठीक है, तो वहां से क्या बनता है, हमारा इंटरस्टिशियल और मेटेलिक टाइप ऑफ कार्बाइड बनता है। इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो क्रोमियम ग्रुप है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है एंड निकल है, इस ग्रुप के जो जो भी एलिमेंट्स है वो मोस्टली हमारा क्या बनाता है, इस टाइप का हमारा इंटरस्टिशियल, या हम इसको क्या कह सकते हैं, मेटेलिक कार्बाइड्स बना देता है। ठीक है, ये बनाता है, ये क्यों बनाता है, ठीक है, जनरली इस ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट, ये लार्ज नंबर ऑफ क्या उसमें स्टोइचियोमेट्रीज में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। लार्ज नंबर ऑफ इसमें क्या करता है, स्टोइचियोमेट्रीज में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब ये ट्रांसेक्शन मेटल एलिमेंट्स जब कार्बाइड्स बनाता है तो ये क्या होता है, इसलिए जो बहुत हार्ड बनता है। ठीक है, बहुत क्या बनता है, हार्ड बनता है। इसका जो एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बाद में हम हमारा एक टॉपिक है, तो हमने देखा कि जो जनरल कार्बाइड्स होता है मेटेलिक और इंटरस्टिशियल, इस टाइप के कार्बाइड्स जो है क्या होता है, हमारा बहुत हार्ड होता है। ठीक है, और क्या होता है, हाई मेल्टिंग, इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो टंगस्टन कार्बाइड का ये क्या है, बहुत हार्ड है, वेरी हार्ड होता है। ठीक है, और अगर हम टेंटेलियम कार्बाइड की बात करें तो ये भी क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत सख्त होता है। और इसके साथ इसका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट इसका अराउंड 3900 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। ठीक है, तो ये इसका एक प्रॉपर्टी है मेटेलिक कार्बाइड्स के, कि ये क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। ये इस टाइप के जो हमारा कार्बाइड्स होता है ये बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ठीक है, तो इनमें इस जो मेटेलिक और इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स में क्या होता है कि ये जो हमारा कार्बन है, कार्बन जो है, जो लेटिस पॉइंट है, इस एलिमेंट का जो लेटिस पॉइंट है, वहां पे जो ऑक्टाहाइड्रल साइड बनता है, वहां पे क्या हो जाता है, ये कार्बन इंसर्ट हो जाता है, ये कार्बन इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जनरली जो मेटेलिक एलिमेंट्स के जो लेटिस पॉइंट के जो साइज होता है हमारे एलिमेंट का, इन क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट या दूसरे एलिमेंट का क्या होता है, साइज होता है, वो है हमारा जो मेटल एटम का जो साइज होता है वो हमारा 1.35 अराउंड एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, 1.35 एंगस्ट्रॉम के अराउंड इस मेटल का क्या रहता है, हमारा साइज रहता है। तो ठीक है, तो इतना इतना साइज इस कार्बन को लेटिस पॉइंट के अंदर इंटरस्टिशियल साइट्स में इंसर्ट होने के लिए मेटल का इतना मिनिमम साइज होना क्या है, कंपलसरी है। तभी क्या होगा, विदाउट इसकी लेटिस पॉइंट की स्ट्रक्चर को डिस्टरबेंस किए बगैर हमारा कार्बन क्या होगा, इस मेटल एटम का अगर इस तरह लेटिस पॉइंट होगा तो ठीक है, तो क्या होगा, अगर इसका साइज 1.35 एंगस्ट्रॉम के अराउंड होगा तो जो इंटरस्टिशियल साइट्स होगा, बीच में जो गैप्स होंगे, वहां पे क्या होगा, कार्बन आराम से क्या हो सकता है, इंसर्ट हो सकता है। जब इंसर्ट होगा तो क्या बनेगा, हमारा मेटेलिक और इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ कार्बाइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, हमारा मेटेलिक और इंटरस्टिशियल टाइप कार्बाइड बनेंगे। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है, कुछ कुछ एलिमेंट्स में क्या होता है, हमारा जो मेटल का साइज होता है, मेटल का साइज होता है वो जनरली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जनरली क्या हो जाता है, मेटल का साइज इन सम केसेस lesser than 1.35 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है,
कुछ एलिमेंट्स में, कुछ एटम, मेटल एटम्स में क्या होता है कि उनका साइज जो है हमारा 1.35 एंगस्ट्रॉम से क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। कुछ जैसे कि हम मैग्नीज क्रोमियम की बात करें, या मैग्नीज की बात करें, या आयरन की बात करें, या कोबाल्ट की, या निकल की, जो फर्स्ट 3D ट्रांजिशन सीरीज का जो फर्स्ट सीरीज का जो एलिमेंट्स है उनकी साइज जो क्या हो जाता है हमारा 1.35 एंगस्ट्रॉम से क्या हो जाता है। तो जब इसका साइज 1.35 एंगस्ट्रॉम से कम हो जाता है तो इसकी स्ट्रक्चर जो क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट आता है, मीन स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तब तब क्या हो सकता है, तब जो हमने कहा है कि ये लेटिस पॉइंट में जब हमारा ऑक्टाहेड्रल साइड में कार्बन इंसर्ट होता है, यहां पे वो केस नहीं होगा। फिर यहां क्या होगा, स्ट्रक्चर जो है बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, बिकम मोर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स का, कार्बाइड का बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हमारा मैग्नीज कार्बाइड की बात, Mn5C2, ठीक है, Fe3C, जिसे हम क्या कहते हैं, सेमेंटाइड भी कहते हैं, सेमेंटाइड भी कहते हैं। आयरन कार्बाइड, ठीक है, Fe3 सेमेंटाइड कार्बाइड कहते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है। या हम V4 विनेडियम कार्बाइड, V4C3, ये भी क्या हो जाता है, इसमें जनरली जो एलिमेंट का, मेटल एटम का साइज है वो 1.35 एंगस्ट्रॉम से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेस देन इक्वल टू 1.35। तो क्या हो जाता है, साइज कम होने की वजह से हमारा कार्बन एटम लेटिस साइड में आसानी से इंसर्ट नहीं हो सकता है। उसकी वजह से उसके स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन आ जाता है और स्ट्रक्चर लिटिल बिट क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, मैग्नीज कार्बाइड एग्जांपल है, आयरन कार्बाइड है, वनेडियम कार्बाइड है। आयरन कार्बाइड को हम सेमेंटाइड भी कहते हैं। और ये जो सेमेंटाइड है हमारा स्टील का क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील है। जो हमारा सेमेंटाइड है वो क्या है, हमारा स्टील का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। मीन स्टील में ये क्या हो जाता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, स्टील में ये क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये है हमारा कुछ एग्जांपल्स ऑफ ट्रांस या मेटेलिक या इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स का। ठीक है, क्या है, मेटेलिक और इंटरस्टिशियल कार्बाइड। तो ये क्या हुआ, हमने कितने टाइप्स के कार्बाइड डिस्कस किए, 3 टाइप के। जो फर्स्ट वाला था हमारा आयनिक था, ठीक है, या सॉल्ट टाइप कार्बाइड थे। ठीक है, तो सॉल्ट टाइप या आयनिक में मोस्टली हमारा कौन सा एलिमेंट बना रहा था, हमारा जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, मींस हमारा मेनली अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट्स हमारा सॉल्ट या आयनिक टाइप के कार्बाइड्स बना रहे थे। नेक्स्ट में हमारा कोवैलेंट कार्बाइड्स हुआ, क्योंकि इसमें बोरॉन और सिलिकॉन का जो रिलेशन था कार्बन के साथ साइज का, तो वहां से क्या बनाता था, मेनली हमारा बोरॉन कार्बाइड और सिलिकॉन कार्बाइड कोवैलेंट कार्बाइड, कोवैलेंट टाइप ऑफ कार्बाइड बना रहे थे। थर्ड जो आज हमने डिस्कस किया, मेटेलिक और इंटरस्टिशियल साइड्स कार्बाइड। मोस्टली हमारा ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स या समलिथाइनाइड या एक्टिनाइड इस टाइप का कार्बाइड बना रहा है। ठीक है, कुछ केस में क्या होता है, जनरली जो मेटल एटम का साइज है वो क्या होना चाहिए, 1.35 एंगस्ट्रॉम के अराउंड होना चाहिए। तब क्या होगा, जो एप्रोप्रिएट लेटिस साइड बनेंगे कार्बन का ऑक्टाहेड्रल साइड में इंसर्ट होने के लिए। लेकिन अगर मेटल एटम का साइज 1.35 एंगस्ट्रॉम से कम हो रहा है तो वहां क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, हमारा जो स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कुछ एग्जांपल है मैग्नीज कार्बाइड, आयरन कार्बाइड या टंगस्टन कार्बाइड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ट्रांजिशन मेटल, जो मेटल या इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स का बहुत सारा एग्जांपल्स है हमारा। ठीक है, टाइटेनियम कार्बाइड है, जिरकोनियम कार्बाइड है, हाफनियम कार्बाइड है, ठीक है, विनेडियम कार्बाइड है, मोलिब्डेनम कार्बाइड है, एटसेट्रा। तो बहुत सारे टाइप्स का हमारे पास क्या है, मेटलिक या इंटरस्टिशियल कार्बाइड है। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइड पार्ट्स कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बाइड। कार्बाइड का सिंथेसिस या प्रिपरेशन कैसे होता है। Preparation of
कार्बाइड्स, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कार्बाइड का सिंथेसिस कैसा होता है, ठीक है। जनरली जो कार्बाइड का सिंथेसिस होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है। इधर हम डायरेक्टली मेटल को या मेटल ऑक्साइड्स को कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पे क्या करना है, रिएक्ट कराना है। वहां से हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बाइड्स मिलेंगे। और जो थर्ड टाइप ऑफ सिंथेसिस है उसमें मेनली इन्वॉल्व होता है हमारा, क्या करता है, जो मेटल को कार्बन को मेटल को क्या करता है, हम यूजुअली एक हमारा हाइड्रोकार्बन के साथ, जो कि मेनली क्या है हमारा स्टाइलिन है, उसके साथ क्या कर देता है, हाई टेम्परेचर पे हीट अप कर देता है। तो वहां से हमारा क्या आता है, हमारा कार्बाइड आ जाता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो स्टेप है जिससे हम कार्बाइड्स बना लेते हैं वो है जनरली कार्बाइड्स आर synthesized by reacting metal or metal oxides with carbon 8 हाई टेम्परेचर। क्या करते हैं हम जनरली, हमारे कार्बाइड कैसे सिंथेसिस करते हैं, मेटल या मेटल के ऑक्साइड्स को कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पे क्या करना है, हमें रैक कराना है। जो टेम्परेचर होगा हमारा अराउंड 1000 टू 2800 डिग्री सेल्सियस के अराउंड क्या होगा हमारा टेम्परेचर होगा। कितना टेम्परेचर, 1000 टू 2800 के अराउंड क्या करते हैं हम, कार्बन को मेटल या मेटल ऑक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराता है, तो हमारा क्या आ जाता है, कार्बाइड्स आ जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला जो मेथड होगा बाय हीटिंग मेटल विद, जो हमारा पहला मेथड होगा वो है बाय हीटिंग मेटल विथ कार्बोनेट हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, मेटल को कार्बन के साथ क्या करते हैं, डायरेक्ट रैक कराते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन सा जो कार्बाइड से हम इस मेथड से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिथियम है, ठीक है। लिथियम जब हम कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पे क्या करेंगे, रैक करेंगे। लिथियम जब कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पे रैक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिथियम कार्बाइड Li2C2। जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो क्या हुआ, 2Li प्लस 2 कार्बन, हाई टेम्परेचर पे हमें क्या मिलता है, लिथियम कार्बाइड है। नेक्स्ट हमारे पास सिल्वर है। सिल्वर को जब हम कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पे रैक कराते हैं तो हमारे पास सिल्वर कार्बाइड मिलता है। यहाँ भी क्या आएगा, 2Ag प्लस 2Ac। ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि हम डायरेक्ट मेटल और कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करके बना सकते हैं। आयरन है हमारा Fe प्लस सी, हाई टेम्परेचर यहाँ भी होगा, क्या मिलेगा हमारा Fe3C, जिसे हम क्या कहते हैं, सेमेंटाइट भी कहते हैं। क्या है हमारा, सेमेंटाइट, जो कि इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्टील है, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे तो 3Fe प्लस सी विल गिव Fe3C आयरन कार्बाइड, जिसको हम सेमेंटाइट भी कहते हैं, ठीक है। या मैग्नीज कार्बाइड है Mn प्लस सी, क्या मिलेगा हाई टेम्परेचर पे, Mn3C, मीन्स बैलेंस करेगा तो 3Mn प्लस सी विल गिव Mn3C, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि हम डायरेक्ट मेटल को कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करके कार्बाइड का सिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। ये हमारा पहला मेथड हुआ प्रिपरेशन में। जो सेकंड हमारा मेथड है वो क्या है, इसमें हमें क्या करना है, कार्बन को मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट कराना है, ठीक है। दूसरा जो हमारा मेथड है वो क्या है, बाय हीटिंग मेटल ऑक्साइड्स विथ कार्बोनेट हाई टेम्परेचर। इसमें हमें क्या करना है, कार्बन को मेटल ऑक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कराना है। तो हमें क्या मिलेगा, वहां से हमें मिलेगा
कार्बाइड्स मिलेगा रेस्पेक्टिव कार्बन का। फॉर एग्जांपल हमारे पास CaO है, ये क्या है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने कार्बन के साथ रख किया, हीट किया किस पे, हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पे हीट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, CaC2 प्लस इसमें हमें क्या मिल जाएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बाइड। तो यहाँ पे अगर हम बैलेंस करें तो कार्बन कितना है, 3 है, तो इधर क्या आ जाएगा, 3C। CaO प्लस 3C विल गिव यू CaC2 प्लस CO। कैल्शियम, जब कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पे हीट कराते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकंड है हमारा अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस जब हम कार्बन के साथ इसको क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3 प्लस हमें क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। बैलेंस करते हैं, अल्युमिनियम कितना है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 4 मीन्स 4 अल्युमिनियम हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हुआ, इधर 6, इधर 3 into 2 6, ठीक है। तो इधर क्या आएगा हमारा 6, तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाता है हमारा, बैलेंस हो जाता है, ठीक है। कार्बन इधर क्या है, 6 है, इधर क्या है, 3 है, 6 और 3 9, तो इधर क्या आ जाएगा, 9 कार्बन आ जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है कि अगर हम मेटल ऑक्साइड को कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पे रख कर आता है तो हमें क्या मिलता है, कार्बाइड मिलता है। ये क्या हुआ हमारा, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। ये क्या हुआ, अल्युमिनियम कार्बाइड हुआ, ठीक है। तो ये दूसरा जो मेथड है जहां पे हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड को कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पे रख कर आता है तो हमें क्या मिलता है, कार्बाइड मिलता है। डिफरेंट टाइप्स के रेस्पेक्टिव जो ऑक्साइड होगा मेटल का या एलिमेंट का, उसी का हमें क्या मिलेगा। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड था, कैल्शियम कार्बाइड बना, अल्युमिनियम ऑक्साइड था, अल्युमिनियम कार्बाइड बना है, ठीक है। ये हमारा सेकंड मेथड है जिससे हम क्या कर सकता है, कार्बाइड की सिंथेसिस कर सकता है। और जो थर्ड जो मेथड है उसमें क्या करना, कैसे, वो कौन सा मेथड है, बाय रिएक्टिंग कार्बन विथ ए हाइड्रोकार्बन। कार्बन को मेटल को किसके साथ, एक हाइड्रोकार्बन, बाय रिएक्टिंग मेटल विथ ए हाइड्रोकार्बन। इसमें यूजुअली जो हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है, एसिटाइलिन। क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है एसिटाइलिन होता है। इसको भी हमें क्या करना है, हाई टेम्परेचर पे ही रिएक्शन करना है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे हमें मेटल को हाइड्रोकार्बन, जो कि हाइड्रोकार्बन क्या है हमारा, एसिटाइलिन है, ठीक है। क्या है हमारा, एसिटाइलिन है। रिएक्शन देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, एसिटाइलिन है। तब हम इसको क्या करेंगे, एक मेटल के साथ, लिथियम के साथ रैक कराते हैं, ठीक है। लिथियम के साथ जब हम रैक कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये H जो है लिथियम रिप्लेस करेगा, ठीक है। LiC ट्रिपल बॉन्ड Cl I प्लस, यहाँ पे हमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएंगे। इस मेथड में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लिथियम 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा मेटल CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, हम यहाँ पे लेते हैं सोडियम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे यहाँ भी हीट करना है हाई टेम्परेचर पे, तो क्या हो जाएगा, सोडियम H रिप्लेस कर देगा NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस, क्या मिल जाएगा आपको, H2 गैस मिल जाएंगे, ठीक है। या उसी तरह हम सिल्वर कार्बाइड भी बना सकता है, CH प्लस AgO, सिल्वर ऑक्साइड हीट करना है हाई टेम्परेचर पे, यहाँ पे क्या मिलेगा, AgC ट्रिपल बॉन्ड C Ag प्लस, यहाँ पे क्या मिलेगा, H2 मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ जो हमारा जो कार्बाइड बनता है उसको यूजुअली हम क्या कहते हैं, एसिटाइलाइड कहते हैं,
लाइट्स कहते हैं, ठीक है। एसिटाइलेट, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट किसका है, एसिटाइलिन है। तो ये हमारा तीसरा जो जनरल मेथड है जहां से हम क्या कर सकते हैं, कार्बाइड का सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है, कार्बाइड का सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो कार्बाइड का जो इस मेथड से सिंथेसिस होता है उनका जनरल फार्मूला होता है M2C2। इस टाइप का हमारा क्या बनेगा, इस मेथड से जो हम कार्बाइड का सिंथेसिस करेंगे वो जनरली किस फॉर्म में होगा, M2C2। यूजुअली हमारे पास मेटल कितना है, 2 है, कार्बन कितना है, 2 है, ठीक है। तो इस टाइप का M2C2 टाइप्स का हमें क्या मिलेगा यहाँ से, इस टाइप का, इस मेथड से हमें कार्बाइड का सिंथेसिस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रिपरेशन ऑफ कार्बाइड्स। कितने टाइप्स, कितने मेथड है, 3 मेथड के। फर्स्ट मेथड में क्या करता है, डायरेक्ट कार्बन को मेटल के साथ हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, वहां से हमें कार्बाइड मिलता है। सेकंड मेथड कौन सा है, मेटल ऑक्साइड्स को कार्बन के साथ क्या करना है, हाई टेम्परेचर पे हीट करना है, वहां से भी आपको क्या मिलेगा, कार्बाइड्स मिलेंगे। और जो थर्ड जो आपका मेथड है वो है मेटल को एक हाइड्रोकार्बन, यूजुअली वो हाइड्रोकार्बन क्या रहता है हमारा, एसिटाइलिन रहता है, तो वहां से भी हमें M2C2 टाइप का कार्बाइड मिल जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रिपरेशन ऑफ कार्बाइड। तो आपका प्रिपरेशन वाला स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आता है हम जो प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। प्रॉपर्टीज हमने कहा है कि यूजुअली हमारा जो आयनिक टाइप या हुआ कॉलन या जो हमारा इंटरस्टिशियल्स, ये सब क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट कार्बाइड्स होता है, या इसके साथ हमारा क्या रहता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और वेरी हार्ड रहता है, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम देखते हैं कि इसका यूसेज कहाँ पे है, ठीक है। यूजेस ऑफ कार्बाइड्स, कार्बाइड्स में इनका एप्लीकेशन का हम कुछ 3 4 5 इंपॉर्टेंट कार्बाइड्स का एप्लीकेशन देखते हैं कि वो कहाँ पे होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा कार्बाइड्स है कैल्शियम कार्बाइड, सी, जिसे हम क्या कहते हैं, CaC2। तो ये है हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। जो कैल्शियम कार्बाइड का जो इम्पोर्टेंट है और सबसे जो ज्यादा जहां पे कैल्शियम कार्बाइड यूज होता है वो क्या होता है, एसिटाइलिन की प्रोडक्शन में, ठीक है, केमिकल प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन की प्रोडक्शन में जो मैक्सिमम हमारे कैल्शियम कार्बाइड का यूज होता है। जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आज हम यहाँ हम वही डिस्कस करते हैं जहां पे इनका मेन क्या है, यूसेज है। तो कैल्शियम कार्बाइड का सबसे ज्यादा जो यूसेज है वो केमिकल प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइलिन है, ठीक है। जो सेकंड हमारा है सिलिकॉन कार्बाइड। जो सिलिकॉन कार्बाइड है SiC। जो सिलिकॉन कार्बाइड का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन कहाँ पे है, क्योंकि जो ये कार्बाइड्स का एप्लीकेशन क्या है, जो सिलिकॉन हुआ हमारा बोरॉन हुआ या टंगस्टन, ये सब इनके हार्डनेस की वजह से होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा कैल्शियम कार्बाइड का जो मेन एप्लीकेशन रहता है वो हमारा कार ब्रेक्स में रहता है, ठीक है। और हमारा जो टर्बाइन्स रहता है हमारे मशीन का, ठीक है, टर्बाइंस में रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो क्या बनेगा हमारा, हार्ड मटेरियल होना चाहिए। तो हमारा क्या सिलिकॉन कार्बाइड का एप्लीकेशन रहता है, ठीक है। और हमारा कुछ सर्टेन टाइप्स का क्या रहता है, सील्स और बियरिंग्स भी इससे क्या बनता है, ठीक है, किससे, सिलिकॉन
कार्बाइड्स है। इनका ये 2-3 मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। थर्ड जो है हमारा टंगस्टन, WC। टंगस्टन कार्बाइड का जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो कहाँ होता है? आर्मर वेपनरीज में, ठीक है, आर्मर वेपनरीज में, पियर्सिंग वेपनरीज में। मिलिट्री में यूज होता है किसमें? जो हमारा आर्मर पियर्सिंग वेपनरीज होता है, जहां आर्मर वेपनरीज में जहां होल करना होता है वहां पे ये क्या होता है? यूज होता है, ठीक है। और क्या होता है? टिप्स में होता है, जहां पे आपको सख्त किसी चीज को अगर होल करना है टिप्स में, तो उनकी टिप्स में क्या होता है? हमारा ये टंगस्टन कार्बाइड एप्लीकेशन हो, इसका एप्लीकेशन मिल जाता है। टिप्स ऑफ पोल्स यूज्ड बाय हाइकर्स, ठीक है। हाइकर्स जो पोल यूज करते हैं उनके टिप्स में इसके हार्डनेस की वजह से हमारा टंगस्टन कार्बाइड का एप्लीकेशन होता है। और कहाँ होता है हमारा? बॉल्स ऑफ बॉल पॉइंट पेन, जो हमारी बॉल पॉइंट पेन्स का जो बॉल होता है फ्रंट पे, उसमें भी हमारा क्या रहता है? टंगस्टन कार्बाइड रहता है। और इसका अगर हम एप्लीकेशन देखेंगे तो ये रेजर प्लेट में भी क्या होता है? यूज होता है। रेजर ब्लेड्स में भी क्या होता है? इसका यूसेज रहता है, ठीक है। तो ये हमारा टंगस्टन कार्बाइड हुआ। जो हमारा 4 टाइप ऑफ हमारा कार्बाइड है, जो कि क्या है? हमारा बोरॉन, B4C, जिसको हम क्या कहते हैं? बोरोनाइट भी कहते हैं। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा? हमारा टैंक आर्मर में होगा, हमारा टैंकों में होगा। टैंक आर्मर में हमारा क्या होगा? इसका एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है। तो ये सब क्या रहता है? इनकी हार्डनेस की और हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से रहता है, ठीक है। टैंक आर्मर में इसका रहेगा, सिक्योरिटी पैडलॉक्स में रहेगा, सिक्योरिटी पैडलॉक्स में हमारा क्या रहेगा? बोरॉन कार्बाइड। कटिंग टूल्स में रहेगा, कटिंग टूल ड्यू टू इट इज हार्डनेस, जहां पे, या इवन इसकी ये कहाँ रहता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी क्या रहता है? बोरॉन कार्बाइड का एप्लीकेशन आता है, क्योंकि ये जो है बोरॉन न्यूट्रॉन के साथ क्या करता है? रिएक्ट हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा 5th टाइप ऑफ हमारा क्या है? हमारा कार्बाइड है, वो है एल्युमिनियम कार्बाइड। Al4C3, जिसे हम क्या कहते हैं? Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड है। इसका जो एप्लीकेशन रहता है वो हमारा कटिंग टूल्स में भी कटिंग टूल्स में रहता है, ठीक है। और इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है, ये मेटल के साथ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एडिड टू मेटल्स टू प्रिवेंट द मिसशेपिंग, ठीक है। क्या कर देते हैं? मेटल पे जब हाई से ज्यादा प्रेशर पड़ता है या ओवरलोड पड़ जाता है, तो उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है, शेप जो है डिफॉर्म हो जाता है। तो उससे उसको रोकने के लिए क्या कर देता है? हम यहाँ पे एल्युमिनियम कार्बाइड मेटल में ऐड कर देता है। वो क्या करता है? इसको स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ में एडिशन करता है। तो वहां पे क्या होता है? इसकी शेप चेंज नहीं होता है। तो ये जो कुछ 4-5 कार्बाइड्स का यूसेज है, जो इंपॉर्टेंट यूसेज है, तो ये यहाँ पे क्या होता है? हमारे कार्बाइड टॉपिक्स का एंड हो जाता है, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा कार्बाइड्स क्या होता है, इसके बाद इसका हमने क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन इसका मेनली 3 टाइप्स है, आयनिक, सॉल्ट टाइप, कोवैलेंट था, और हमारा इंटरस्टिशियल और मेटेलिक था। इसके बाद इसका हमने प्रिपरेशन पढ़ा, जिसमें हमारा 3 जो है मेन इंपॉर्टेंट मेथड था। इस एक में क्या हुआ था?
कार्बन को हाई टेम्परेचर पे मेटल के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करा रहा था। दूसरा क्या होता, कार्बन को मेटल ऑक्साइड के साथ। तीसरा जो था, हमने उसमें क्या किया, हमारा मेटल को क्या किया, हमने एक हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट कराया, यूजुअली क्या था, एसिटाइलिन था। तो वहां से जो हमारा कार्बेट, वो एसिटाइलाइट टाइप कार्बेट बन रहा था। ठीक है, इसके बाद हमने एप्लीकेशन देखा कार्बेट्स का, कुछ 4-5 एप्लीकेशन का, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रहता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है इंटरकलेशन कंपाउंड्स ऑफ ग्रेफाइट। क्या है, इंटरकलेशन कंपाउंड्स ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, यहां जो मेन आपका मुद्दा है वो ग्रेफाइट के साथ है। ठीक है, ग्रेफाइट का इंटरकलेशन कंपाउंड। इंटरकलेशन क्या हुआ कि एक जो एटम होगा या आयंस होगा वो ग्रेफाइट के साथ मिक्सअप हो जाना। होता क्या है, ठीक है, ये जो इंटरकलेशन कंपाउंड्स क्या होता है, ये होता है और इंटरकलेशन कंपाउंड्स आर कॉम्प्लेक्स मटेरियल हैविंग फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, हैविंग फॉर्मूला CmX। ठीक है, और ये टिपिकली जो x का वैल्यू रहता है इज लेस देन 1 रहता है। x का वैल्यू जो रहता है आमतौर पे ये क्या रहता है, 1 से क्या रहता है, कम रहता है। ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, फॉर्मूला CmX। कार्बन, ये C क्या हुआ, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। कार्बन और मेटल क्या हो जाएगा, इंटरकलेट हो जाएगा। इंटरकलेट कैसे होगा, ठीक है, जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट क्या चीज है, ग्रेफाइट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, कार्बन का एक फॉर्म है। ठीक है, कार्बन का एक फॉर्म है। तो जब हम ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है, कार्बन का हमारे पास कितना एलोट्रोप्स है, एक है हमारा डायमंड है, दूसरा हमारा क्या है, ग्रेफाइट है, तीसरा हमारा जो कि रिसेंट बकमिनिस्टर फ्लोरीन है। ठीक है, ये जो है 3 हमारे कार्बन का एलोट्रोप्स है। इसमें इनकी तीनों में क्या होता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसमें sp2, इसमें भी sp2। तो sp2 की वजह से इस ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो क्या बनता है, इसमें लैरिड स्ट्रक्चर है, लैरिड स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, जब हम ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वहां क्या बन जाता है, लेयर, लेयर स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, एक लेयर ऐसा बनेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे दूसरा लेयर बन जाएगा। ठीक है, इसके नीचे क्या बन जाएगा, हमारा तीसरा लेयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हमारा तीसरा लेयर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर एंड 4, 5, 6, 7 लेयर, इस तरह क्या बनता जाएगा, हमारा लेयर बाय लेयर बनता जाएगा। ठीक है, डिफरेंट लेयर बनता जाएगा। तो यहां क्या होता है कि ये जो एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में क्या होता है, हमारा वीक वंडरवॉल फोर्सेस रहता है। ठीक है, एक लेयर को दूसरे लेयर के साथ जो होल्ड कराता है, ठीक है, ये क्या कराता है, वीक वंडरवॉल फोर्स की वजह से एक लेयर और दूसरे लेयर एक दूसरे के साथ क्या कराता है, इंटरैक्ट करा होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या है, लेयर स्ट्रक्चर है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, इस तरह लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर क्या रहता है,
स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पे दो लेयर के बीच में क्या रहता है, गैप रहता है, ठीक है। तो क्या होता है जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है, लेकिन हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ये क्या रहता है, हमारा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है। यहाँ क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है डिलोकलाइज होता रहता है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो होता रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो हमारा इन बिटवीन दी टू लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट वो रहता है, तो वो फ्री एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, हमारा कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट में कंट्रीब्यूट करता है। अब क्या होता है, ये इंटरकलेशन कंपाउंड्स बनाता कैसा है, हमने कहा कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है वो लेयर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है उसमें वीक वंडरवाल फोर्स की वजह से वो क्या रहता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो इनकी वीक फोर्स की वजह क्या बनता है, दूसरा मेटल एटम क्या हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है, इन लेयर के बीच में क्या हो जाते हैं, दूसरे मेटल एटम क्या हो जाता है, घुस जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, इसमें घुस जाता है। तो ये इंटरकलेशन क्या होता है, एक चीज के अंदर दूसरे चीज को घुसा देना, ठीक है, घुस जाना। तो यहाँ क्या हुआ, पेरेंट का हमारा ग्रेफाइट हुआ, ग्रेफाइट के लेयर के बीच में क्या हुआ, हमारा मेटल आयन क्या होगा, इंसर्ट हो गया, इंटरकलेट हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरकलेशन कंपाउंड्स ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। जब ग्रेफाइट के बीच में हमारा दूसरा मेटल एटम इंटरकलेट हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, ड्यू टू यहाँ पे स्पेस अवेलेबल होने की वजह से दूसरा जो एटम है इन लेयर के बीच में घुस जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा इंटरकलेशन ऑफ कंपाउंड्स बन जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब पहले यहाँ पे क्या होगा, ये दो ग्रेफाइट के लेयर के बीच में क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्पेस होगा, ठीक है, इस तरह स्पेस होगा इन दोनों के बीच में। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब आपका एटम इंसर्ट हो जाता है, ठीक है, इंसर्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से जब एटम इंसर्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है, इनकी बीच का डिस्टेंस और क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब एटम इसमें इंसर्ट हो जाता है तो इनका डिस्टेंस थोड़ा क्या हो जाता है, स्पेस इन बिटवीन द लेयर ऑफ ग्रेफाइट बढ़ जाता है, ठीक है। अभी इतना है, तो जब इसमें आपका एटम्स आ जाता है तो इसका स्पेस क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। लेकिन अब भी क्या है, इसका जो फ्लैट स्ट्रक्चर है वो मेंटेन है, ग्रेफाइट का जो फ्लैट स्ट्रक्चर है क्या है, मेंटेन है, फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक लिख नहीं रहा है। अब भी क्या रहता है, एटम का यहाँ इंसर्शन होने के बाद भी क्या होता है, जो ग्रेफाइट का हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर है, लेयर स्ट्रक्चर है, वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। अब भी क्या हो जाता है, फ्लैट स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, इसकी स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अब होता क्या है, ठीक है, अगर आपका जो ये इंसर्ट जो इन्वेट किया हुआ जो मेटल आयन है, ठीक है, जो लेयर के बीच में जो मेटल आयन इंसर्ट हुआ है, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, अगर ये वाला एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, यहां हम अच्छे से लिखते हैं, इफ द invaded atoms donate electron to the pi electron system of graphite। हमने क्या कहा था कि जो हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो क्या है, फ्लैट है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, वो डिलोकलाइज होता रहता है, ठीक है। तो अगर उसमें जो हमने बीच में जो इन्वेडेड एटम है वो अगर फर्दर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हमारे पाई सिस्टम को, ठीक है, जो ग्रेफाइट की ऑलरेडी डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो इसकी
इन्वेट की वजह से इसकी प्रॉपर्टी में ज्यादा कोई अभी तक चेंज नहीं हुआ। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हमारे पाई सिस्टम ऑफ ग्रेफाइट को, तो क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या रहेगा, क्या रहेगा, फर्दर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फर्दर क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है पाई सिस्टम में, तो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यूजुअली इस टाइप का जो रिएक्शन होता है, इंटरकलेशन रिएक्शन रहता है, वो क्या रहता है, रिवर्सिबल रहता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द इन्वेडेड एटम एंड द ग्राफाइट, देयर इज नो मच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन्वॉल्व। देयरफॉर इस टाइप का देखो, इंटरकलेशन रिएक्शंस आर यूजुअली क्या रहता है, रिवर्सिबल रहता है। क्या रहता है, रिवर्सिबल रहता है। ठीक है, इंटरकलेट एटम्स हो जाते हैं स्ट्रक्चर से, और वहां से बाहर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका इंटरकलेशन रिएक्शन होता है। अब देखते हैं एग्जांपल कैसे ये इंटरकलेशन कंपाउंड्स बनता है। ठीक है, इंटरकलेशन कंपाउंड्स, ये वाला इंटरकलेशन कंपाउंड्स बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट है, इसको हम, ये जो ग्रेफाइट है, ठीक है, इसको हम हीट करते हैं लगभग अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस तक। क्या करेंगे, हम इसको हीट करते हैं कितना तक, 300 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस इसको हम हीट करना है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, हमारा होगा वेपर। हम देखते हैं कि अब इंटरकलेशन से इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज कैसे आता है। ठीक है, वेपर ऑफ हम हेवियर ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट को हीट करते हैं 30 डिग्री सेल्सियस तक इन द प्रेजेंस ऑफ वेपर ऑफ हेवियर ग्रुप फर्स्ट मेटल, जिसमें है हमारा पोटाशियम है, रुबिडियम है एंड सीजियम है। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में, इनकी वेपर की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट को क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो ग्रेफाइट है, ये मेटल, ये ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, मेटल्स क्या हो जाएगा, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, मेटल्स गेट एब्जॉर्बेट हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा, मेटल्स गेट एब्जॉर्बेट, फिर ग्रेफाइट पे क्या हो जाएगा, आपका मेटल एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का कलर चेंज होके क्या बनेगा, आपका एक ब्रॉन्ज कलरेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, जब आपका ग्रेफाइट इन द प्रेजेंस ऑफ वेपर ऑफ हेवियर एलिमेंट, जैसे कि पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम की प्रेजेंस में हम इसको 300 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेंगे, हीट अप करेंगे। अब क्या होगा, मेटल जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा ग्रेफाइट पे। ठीक है, तो इसका कलर चेंज होके क्या बनेगा, हमारे पास एक ब्राउन कलरेड कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो ब्राउन कलर है, ये कॉम्प्लेक्स का ब्राउन कलर किसकी वजह से आता है, ये मेटल जो है अभी, क्योंकि मेटल का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो क्या हो जाता है, ड्यू टू द कलर ऑफ द complex is due to metal एग्रीगेट्स। ये जो हमारा ब्रॉन्ज कलर्ड जो हमारा ग्रेफाइट और मेटल का कॉम्प्लेक्स बना है, वो क्यों बना है, क्योंकि जब हमने मेटल ग्रेफाइट को इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल वेपर्स में 300 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया, हीट अप किया, तो क्या होगा, ड्यू टू दी एक्सेसिव और या हायर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, इसका एग्रीगेट्स बन जाएगा। ठीक है, मेटल का क्या हो जाएगा, एग्रीगेट, बहुत ज्यादा मेटल उस पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर
इसी को हम फर्दर, तो ये यहाँ पे आपका इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा C8M जो होगा। जो 8 हमारा कार्बन लेयर में मेटल का क्या हुआ है, इन्वेडेड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्रॉन्ज कलर कॉम्प्लेक्स बन गया। लेकिन अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को फर्दर क्या करता है, ठीक है, हमारा अब ये बन गया। अब इसको हम फर्दर 350 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। अब इस जो हमारा एग्रीगेट्स ऑफ मेटल और ग्रेफाइट का जो कॉम्प्लेक्स है, इसको हम फर्दर 350 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है। लेकिन इस बार क्या करना है, आपको रिड्यूसिड प्रेशर पे, प्रेशर जो रहता है कम रखना है, ठीक है। इन द अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को, जो कि यहाँ पे हमारा ग्रेफाइट और मेटल के बीच में बना हुआ है, उसको हम फर्दर 350 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, तो क्या होगा, जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स होगा उसका कलर क्या हो जाएगा, जितना आप हीट करते जाएंगे उसका कलर चेंज होता जाएगा। लेकिन किसके बेस पे, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आपकी कॉम्प्लेक्स का कंपोजिशन क्या होगा, जितना आप इसको हीट करते जाएंगे इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज, कलर ऑफ द complex will changes from steel blue to blue, and स्टील ब्लू से क्या हो जाएगा आपका ब्लू, और फाइनली क्या हो जाएगा, चेंजेस टू ब्लैक। ब्लैक में क्या हो जाएगा, आपका जो है कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स चेंज हो जाएगा। ये जो आप कलर चेंज होना है वो किस पे डिपेंड करेगा, ये जो कलर चेंज होना है वो आपकी कॉम्प्लेक्स की कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जब हमने C+ मेटल यहाँ पे इनिशियली ऐड कर दिया तो वहां पे हमारा CM8 टाइप का कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। इस टाइप का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। जब CM8 को हम फर्दर 350 डिग्री सेल्सियस पे ऐड करता है, ठीक है, तो हमारे इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स का हमारा कंपोजिशन का इंटरकलेटेड कंपाउंड्स बन सकता है, ठीक है। इसमें हमारा कार्बन क्या था, हमारा C8M, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारा C8M। तो C8M से हमारा अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन लेयर वो इंक्रीज होकर 24 हो जाएगा। फिर यहाँ हमारा 36M बन जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे C48M बन जाएंगे, ठीक है। लास्ट में हमारा C60M तक क्या हो जाता है, इसका कंपोजिशन हीट करने पे चेंज होता जाता है। डिफरेंट कंपोजिशन का हमारा कार्बन का क्या बनता है, इंटरकलेशन कंपाउंड्स ऑफ ग्रेफाइट बन जाता है। इसी कंपोजिशन के बेस पे इसका क्या हो रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है। पहले क्या था हमारा ब्रॉन्ज कलर्ड कॉम्प्लेक्स था। जब इसको हमने फर्दर हीट अप किया 350 डिग्री पे, ये इसका कलर हमारे पास क्या था, ब्रॉन्ज कलर, ठीक है, ब्रॉन्ज कलर था, ठीक है। फिर फर्दर हीट करने पे क्या होगा, हमारा स्टील ब्लू कलर आ गया, ठीक है। स्टील ब्लू कलर फर्दर हीट किया तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लू कलर आएगा। और समटाइम्स कहां पे, ब्लैक कलर में भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है कि ग्रेफाइट का इंटरकलेशन कंपाउंड्स कैसे बनता है, ठीक है। ग्रेफाइट का इंटरकलेशन कंपाउंड्स कैसे बनता है, ठीक है। तो ये आपका जो है फर्दर एक और टॉपिक है। तो देखते हैं इसमें हम कुछ और एग्जांपल्स कि कैसे इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है इंटरकलेशन कंपाउंड्स बनने से, ठीक है। ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी में चेंज आता है या नहीं आता है, ये हम अभी फर्दर एग्जांपल लेके देखेंगे, ठीक है। तो यूजुअली हमारा जो अल्कली मेटल्स है, ठीक है, अल्कली मेटल्स का क्या होता है, मुश्किल रहता है कॉम्प्लेक्स बनाना। अल्कली मेटल का जो कॉम्प्लेक्स बनना रहता है वो क्या होता है, बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। फर्दर हमारा कुछ जो इंटरकलेटेड कंपाउंड्स ऑफ लिथियम या सोडियम अभी तक रिपोर्ट किया है, ठीक है। हमारा फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल लेते हैं C6Li, ठीक है, इंटरकलेटेड कंपाउंड्स ऑफ लिथियम एंड ग्रेफाइट, ठीक है। या हमारा C12Li, ये भी इंटरकलेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, रिपोर्टेड है, ठीक है। C16Li, ये भी क्या है, इंटरकलेटेड कंपाउंड रिपोर्टेड है। C18Li,
ये भी क्या है आपका रिपोर्टेड है, या आपका C40Li लिथियम का। ये सब इंटरकलेटेड कंपाउंड्स क्या है, एग्जांपल्स है आपका अभी तक क्या है रिपोर्टेड है। यूजुअली आमतौर पे जो हमारे अल्कली मेटल लिथियम हुआ या सोडियम हुआ, इनका जो इंटरकलेटेड कंपाउंड्स बनाना मुश्किल रहता है। फर्दर इतना क्या है हमारा इंटरकलेटेड कंपाउंड्स ऑफ लिथियम बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो इंटरकलेटेड कंपाउंड्स है उसमें से हमारा C8A का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, नून है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नून। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर C8K का, पोटाशियम का जो हमारा इंटरकलेटेड कंपाउंड्स है, इसका स्ट्रक्चर नून है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, ग्रेफाइट जो स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट का हमने क्या कहा, लेयर स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, लेयर स्ट्रक्चर आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा गैप में जो होगा हमारा पोटाशियम होगा, ठीक है, गैप में हमारा पोटाशियम होगा। तो इसमें ए बी टाइप का, ए बी इस टाइप का क्या होगा, लेयर क्या होगा, रिवाइज होगा, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, ये इसका जो जब यहाँ पे हमारा ग्रेफाइट है, ठीक है, ये हमारा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में क्या हुआ, इंटरकलेट हुआ हमारा पोटाशियम, तो हमारा C8K टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। यहां पे इनकी प्रॉपर्टीज में देखो, जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ये ग्रेफाइट जो है हमारा डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ठीक है। ये जो जब C8K कॉम्प्लेक्स बनता है, इंटरकलेटेड कंपाउंड है, ये हमारा बनता है पैरा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। इसका जो पहला डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी था वो इंटरकलेशन के बाद क्या हो गया हमारा, चेंज होके पैरामैग्नेटिक में चेंज हो गया, ठीक है। जब आप इंटरकलेटेड कंपाउंड बनाते हैं तो इसका इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस रहता है ग्रेफाइट का, वो फर्दर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। फर्दर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जब इसका इलेक्ट्रिकल का रेजिस्टेंस फर्दर रिड्यूस होगा तो इसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, और भी बढ़ जाएगा, ठीक है, और भी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जो हमारा क्या है पोटाशियम है वो ऑक्सीडाइज होके इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, जो ग्रेफाइट की डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसको इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। हमारा पोटाशियम जो है या पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में डिसोसिएट होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पाई जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑफ ग्रेफाइट है उसमें कंट्रीब्यूट कर देगा। तो इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फिर से इंक्रीज होगा ड्यू टू दी अवेलेबल ऑफ दिस अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसका जो प्रॉपर्टी क्या हो गया, डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में चेंज हो गया, ठीक है। तो यही सब प्रॉपर्टी है इसकी। जो यूजुअल इसका जो डिस्टेंस आता है दो लेयर ऑफ ग्रेफाइट के बीच में, वो हमारा लगभग 3.35 एंगस्ट्रॉम आ जाता है, ठीक है। कितना, 3.35। दो ग्रेफाइट के लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है, जब इसमें पोटाशियम इन्वेड हो जाता है तो इसका जो डिस्टेंस है बिटवीन द गैप बिटवीन टू लेयर ऑफ ग्रेफाइट, ये हमारा इंक्रीज होकर 10 एंगस्ट्रॉम तक क्या हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है। तो क्या हो रहा है, जब ये इंटरकलेटेड कंपाउंड्स बन जाता है तो ग्रेफाइट का जो एक्चुअल प्रॉपर्टी रहता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ग्रेफाइट का जो एक्चुअल प्रॉपर्टी रहता है वो चेंज हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टी और क्या हो जाता है, एडवांस हो जाता है। यही क्या है, ग्रेफाइट और ग्रेफाइट का इंटरकलेशन कंपाउंड्स, ठीक है। अब कुछ और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कुछ और भी कंपाउंड्स, इंटरकलेटेड कंपाउंड्स ग्रेफाइट का बन जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा FeCl3 है, ठीक है। FeCl3 क्या है, हमारा ग्रेफाइट के साथ क्या बनाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, डिफरेंट compositions of intercalated compounds of ग्रेफाइट बनाता है, ठीक है। FeCl3 भी क्या बनाता है, हमारा डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ इंटरकलेटेड कंपाउंड्स ऑफ ग्रेफाइट बनाता है। दूसरा हमारा हेलोजेंस है, ठीक है, Cl2 है एंड Br2 है, ये भी क्या बनाता है, डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ इंटरकलेटेड कंपाउंड्स विद ग्रेफाइट बनाता है।
हमारा जो HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये भी क्या बनाता है डिफरेंट कंपाउंड इंटरकलेशन कंपाउंड्स ऑफ ग्रेफाइट बनाता है। और भी हमारा क्या है, हैलाइड, लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स हमारा क्या बनाता है, फॉर्म्स विथ ग्रेफाइट। तो बहुत सारे हमारा हैलाइड्स जो है इंटरकलेटेड कंपाउंड्स बनाता है ग्रेफाइट के साथ। फॉर एग्जांपल CdCl2 कैडमियम CD क्लोराइड हमारा इंटरकलेटेड कंपाउंड्स बनाता है। हमारा CuBr2 ये भी बनाता है। हमारा FeCl3 हमने कहा कि फेरस क्लोराइड क्या बनाता है, हमारा इंटरकलेटेड कंपाउंड बनाता है। AlCl3 बनाता है, अल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, मोलिब्डेनम क्लोराइड MoCl5 ये भी बनाता है, ठीक है। SbF5 एक्स्ट्रा ये भी क्या बनाता है, हमारा ग्रेफाइट के साथ इंटरकलेटेड कंपाउंड्स बना लेता है, ठीक है। इसके साथ हमारा कुछ ऑक्साइड्स बनाता है। नंबर ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म्स intercalated compounds with graphite। इसका एग्जाम्पल देखें तो हमारा क्रोमियम ऑक्साइड है, CrO3 है। हमारा मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, MoO3 है। हमारे पास N2O5 है, नाइट्रस ऑक्साइड है। हमारे पास Cl2O7 है, क्लोरस ऑक्साइड है। ये सब क्या बनाते हैं, ग्रेफाइट के साथ इंटरकलेटेड कंपाउंड्स बनाता है। ऑक्साइड के बाद हमारा सम सल्फाइड्स भी हमारा क्या बनाता है सम sulfides also forms intercalated compounds with graphite। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है FeS2 ये बनाता है, हमारे पास PdS बनाता है, हमारे पास V2S3 बनाता है। ये सब क्या बनाते हैं, हमारा ग्रेफाइट के साथ इंटरकलेटेड कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका और एक टॉपिक खत्म हो जाता है जो कि है इंटरकलेशन कंपाउंड्स ऑफ ग्रेफाइट। नेक्स्ट में आपका आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। इसके बाद आपका शायद नाइट्रोजन कंपाउंड्स होगा या ऑक्सीजन कंपाउंड्स होगा, तो नेक्स्ट में हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।